इस वीडियो में बात करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है एक्चुअली प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है, प्रकाश के व्यतिकरण को समझाने के लिए काम में ये आता है। यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से के द्वारा हम प्रकाश के व्यतिकरण को समझा सकते हैं। इस प्रयोग में क्या होता है कि यहाँ पर ये एस लिया हुआ है, ये कैसा स्रोत है? एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है। एकवर्णीय प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे एक ही आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित होती है, या हम ये कहें कि एक ही तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे एकवर्णीय प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब इस स्रोत एस से समान दूरी पर दो छिद्र होते हैं जिन्हें S1 और S2 कहते हैं। यानी कि S1 और S2 दो छिद्र बनाए जाते हैं जिन्हें स्लिट कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? स्लिट कहते हैं। और ये कितनी होती है? दो होती है। इसलिए इस प्रयोग को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि द्विछिद्र रेखा छिद्र कहते हैं। अब यहाँ से जो तरंगे, यहाँ पर जो S1 और S2 है, ये दो अलग अलग प्रकाश स्रोतों की भांति कार्य करते हैं। और इस स्लिट से, यानी कि ये जो स्लिट है, इनसे कुछ दूरी पर पर्दा रखा जाता है। अब इस पर्दे पर देखिए, यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज, ये अदीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, जो केंद्रीय फ्रिंज है उसके बाद में ये केंद्रीय फ्रिंज हो गई। इसके बाद में क्रमानुसार अदीप्त दीप्त फ्रिंजें बनती है। और यहाँ पर ये फ्रिंज का पैटर्न दिखाया गया है। यानी कि ये फ्रिंज का पैटर्न कहता है कि दीप्त है, उसके बाद में अदीप्त है, फिर दीप्त यानी कि ब्राइट है, फिर डार्क फ्रिंज है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क फ्रिंज है। इस प्रकार से इस प्रयोग के माध्यम से प्रकाश के व्यतिकरण को समझाया जाता है। जब प्रकाश स्रोत S दीप्तिमान होता है तो पर्दे पर कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। हमने व्यतिकरण की जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि इसमें तीव्रता का पुनर्वितरण होता है। ये अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताएं पर्दे पर एकांतर क्रम में पाई जाती है, जिन्हें व्यतिकरण फ्रिंजें कहते हैं। जिन व्यतिकरण फ्रिंजों की तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें दीप्त फ्रिंज कहते हैं। और ये किसके कारण से बनती है? समपोषी व्यतिकरण के कारण से बनती है। जिनकी तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। तथा यह किसके कारण से बनती है? यह विनाशी व्यतिकरण के कारण से बनती है। अब इसमें प्रयोग में फ्रिंजों के बनने की व्याख्या को बताया गया है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर इन फ्रिंजों की व्याख्या की जा सकती है। देखिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो प्रकाश है उसके दो प्रकार की नेचर होती है, एक कण प्रकृति होती है, एक तरंग प्रकृति होती है। तो व्यतिकरण की जो घटना है उसे तरंग सिद्धांत के द्वारा ही समझाया जा सकता है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है तरंगाग्र के रूप में गमन करता है, अर्थात तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु जो है द्वितीयक तरंगाग्र के स्रोत की भांति कार्य करता है। हाइगन का तरंग सिद्धांत है। और यहाँ पर यानी कि स्रोत H से उत्सर्जित तरंगाग्र जब स्लिट S1 तथा S2 पर आपतित होता है तो S1 तथा S2 एक ही तरंगाग्र के अंशों से द्वितीयक तरंगें उत्सर्जित होती हैं। S1 S2 से उत्सर्जित द्वितीय तरंगाग्र आयताकार गत्ते तथा पर्दे के बीच के भाग में फैलते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले जो एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था उसका जो डायग्राम था उसमें हमने देखा था। अर्थात अब हम ये कह सकते हैं कि तरंगें जब एक ही कला में अध्यारोपित होती है तो उन बिंदुओं पर आयाम का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं प्रस्पंद रेखाएं कहलाती है। और इन बिंदुओं पर तीव्रता कितनी होती है? अधिकतम होती है। यानी कि जिन बिंदुओं पर तरंगे एक ही कला में मिलती है उन बिंदुओं पर आयाम का मान अधिकतम होता है और तीव्रता का मान अधिकतम होता है और दीप्त फ्रिंज बनती है। तो तरंगे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि समान कला में है, तो समान कला कहाँ पर होती है? समपोषी व्यतिकरण की घटना होती है। अब जब एक तरंगाग्र का सुरंग दूसरे के गर्त पर मिलता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जब तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी आयाम कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि
जब तरंगे विपरीत कला में हो तो परिणामी आयाम का मान शून्य होता है और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? निष्पन्द रेखाएं कहलाती है और इन बिंदुओं पर तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, तीव्रता का मान शून्य होता है और यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज यानी कि डार्क फ्रिंज बनती है। अब संपोषी व्यतिकरण जहां पर होता है वहां पर तीव्रता का मान अधिकतम और विनाशी व्यतिकरण होता है वहां पर तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। तो जो फ्रिंजों का एक पैटर्न मिलता है उसे हम फ्रिंज पैटर्न कहते हैं, फ्रिंज प्रतिरूप कहते हैं। अब हम फ्रिंज चौड़ाई के लिए यानी कि या तो दो क्रमागत फ्रिंज दीप्त फ्रिंज या दो क्रमागत डार्क फ्रिंज के लिए बीच में फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी उसके लिए सूत्र प्राप्त करना चाहते हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में चमकीली एवं काली एक समान अंतराल पर प्राप्त होती है। यानी कि व्यतिकरण जो प्रतिरूप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यतिकरण में चमकीली यानी कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों एक समान अंतराल पर प्राप्त होती है, यानी कि उनके बीच में गैप क्या होता है? समान होता है। दो क्रमागत चमकीली अथवा दो क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम फ्रिंज अंतराल या फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे फ्रिंज विड्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया है, फ्रिंज विड्थ के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए S जो है ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। S1 और S2 ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। ये दो स्लिट थी। तो अब ये दोनों S1 S2 द्वितीयक तरंगों के लिए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये d है, स्मॉल d से जिसको डिनोट किया गया है। और इन दोनों से पर्दे के बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल D से डिनोट किया गया है। अब और इस पर्दे का केंद्र कहाँ है? O पर है। S1 S2 से पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि यह जो बिंदु है, ये बिंदु O बिंदु जो लिखा गया है यहाँ पर, इस बिंदु पर S1 तथा S2 दोनों स्रोतों से पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होता है और यहाँ पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसमें केंद्र बिंदु पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है। अब माना कि O से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु, यानी कि हमने कहा कि ये O बिंदु था, ये O बिंदु है, यहाँ से x दूरी पर ये क्या है? बिंदु P है। O से x दूरी पर बिंदु क्या है? P है। इस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब P पर S1 तथा S2 से पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर S2P माइनस S1P हो जाएगा। यानी कि यहाँ S2 से P पर पहुंचने वाली तरंग कितनी दूरी चली? S2P। और ये कितनी दूरी चलती है? S1P। तो दोनों के बीच में पथांतर कितना हो गया? S2P माइनस S1P। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यदि इस प्रकार से जो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, S1 से S2P जो रेखा है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वो तो हो गया। अब ये S2 से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? पथांतर हो गया। अब इसको ज्यामिति जो है उससे PL1 और PL2 दूरी ज्ञात कर सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम S1P को इस प्रकार से, S1P क्या है? d प्लस एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। इसी प्रकार S2P ज्ञात कर सकते हैं d प्लस एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। ये समीकरण नंबर 1 और 2 से दर्शाए गए हैं। यानी कि जो त्रिभुज लिए गए हैं, समकोण त्रिभुज PS2, देखिए PS1L1 और PS2L2 दोनों से S1P और S2P की दूरी ज्ञात की गई। S2P में से S1P को माइनस कर देंगे, जिससे क्या आ गया? पथांतर आ जाएगा। तो ये आ गया डेल्टा इक्वल टू पथांतर, डेल्टा इक्वल टू S2P माइनस S1P।
तो अब दोनों जो समीकरण नंबर 2 था और ये 1 था, दो में से एक को माइनस कर देंगे तो ये आता है एक्स डी अपॉन डी। अब बात करते हैं कि दीप्त फ्रिंज जो है, जब पथांतर संपोषी व्यतिकरण के लिए हमने बात करी थी कि लेम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए, पथांतर जो है वो लेम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो संपोषी व्यतिकरण बने, पी बिंदु पर कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण बनेगा। तो अगर एनवी फ्रिंज बनती है तो x इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, एक्स एन लिख दिया है, तो एक्स एन डी अपॉन डी इक्वल टू एन लेमडा, ये पथांतर आया था समीकरण 3। और ये पथांतर यदि लेमडा का पूर्ण गुणज है तो क्या आ जाएगा, एक्स एन इंटू डी अपॉन डी इक्वल टू एन लेमडा। तो यहाँ से एक्स एन की वैल्यू क्या आ गई, एन लेमडा डी अपॉन डी। अब एन वी फ्रिंज के लिए यह आ गया और n प्लस 1 भी फ्रिंज आएगी तो उसके लिए n की जगह n प्लस 1 कर देंगे। तो अब हम समीकरण 4 की सहायता से दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, बीटा इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। यहाँ बीटा से क्या डिनोट किया गया है, दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, जिसको मैंने कहा था फ्रिंज विड्थ। तो यदि दोनों दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज है तो उनके बीच की भी चौड़ाई यही आएगी, और दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज है तो उनके बीच की भी चौड़ाई यही आती है। तो n प्लस 1 लेमडा डी अपॉन डी माइनस एन लेमडा डी अपॉन डी इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी। अब यह मान जो है n पर निर्भर नहीं करता है, यह लेमडा डी और स्मॉल डी पर निर्भर करता है, अतः सब अदीप्त फ्रिंजों के लिए समान चौड़ाई प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अदीप्त फ्रिंजों के लिए ज्ञात करें तो पथांतर जो है वो लेमडा बाई 2 का पूर्ण गुणज होता है, और जो पथांतर था एक्स एन डी अपॉन डी था उसको अब एक्स एन डैश डिनोट किया गया है। ये एक्स एन प्लस 1 भी फ्रिंज हो गई, यानी कि 2n प्लस 1 और ये 2n माइनस 1। यदि हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो हमारे को वापस लेमडा डी अपॉन डी प्राप्त होता है, अर्थात यह मान समीकरण जो 7 है यह भी n पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी या दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या होती है, समान प्राप्त होती है। अब बीटा डैश का या बीटा और बीटा डैश का मान n पर निर्भर नहीं करता है, अतः स्पष्ट है कि व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान प्राप्त होती है। यह प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है, अर्थात यदि एक ही स्टूडेंट एक बार लाल रंग के साथ और एक बार नीले रंग के साथ इस प्रयोग को करता है तो लाल रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान नीले रंग की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि लेमडा के डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती है। कला संबद्ध स्रोतों से पर्दे की दूरी d के अनुक्रमानुपाती होता है और कला संबद्ध स्रोत के मध्य दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए स्रोत या जो रेखा छिद्र S1 और S2 है वो बहुत निकट लिए जाते हैं, और वो जितने निकट लिए जाते हैं उतनी ही अधिक फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। तो इस प्रकार से बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी प्राप्त होता है। अब फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू बीटा अपॉन डी प्राप्त होती है, यानी कि फ्रिंज चौड़ाई बीटा स्रोतों के बीच की दूरी d तथा स्रोत के पर्दे की दूरी d नापकर तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात किया जाता है, और फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई जो आती है थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू बीटा अपॉन डी। यदि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसी द्रव्य में डुबा दिया जाए, यानी कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है किसी द्रव्य में किया जा रहा है, तो क्या होता है कि लेमडा अप्रयुक्त प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो द्रव्य में क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि क्या होता है लेमडा इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू होता है। यानी कि अगर हम किसी भी रंग के प्रकाश के लिए ये प्रयोग दोहराते हैं द्रव्य के अंदर, तो द्रव्य में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है वो घट जाती है। किस वैल्यू से घट जाती है, द्रव्य के अपवर्तनांक के रेशो के हिसाब से घट जाती है, जहां पर म्यू क्या है, द्रव्य का अपवर्तनांक है।
चूंकि बीटा इक्वल टू लेमडा प्रोपोर्शनल टू लेमडा था, इसलिए बीटा डैश प्रोपोर्शनल टू भी लेमडा डैश होगा। और इस प्रकार से म्यू यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक, द्रव्य का अपवर्तनांक हमेशा ही हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है, इसलिए म्यू इज ग्रेटर देन 1। तो बीटा डैश जो है लेस देन बीटा होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई का मान हवा के मुकाबले अब कम प्राप्त होता है, यानी कि फ्रिंज चौड़ाई घट जाती है। इसी प्रकार यदि फ्रिंज का विस्थापन ज्ञात करना हो तो S1 और S2 से चलने वाली तरंगों में से S1 के पथ में T मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक की एक पारदर्शी पन्नी रख दी जाती है। तो पारदर्शी पन्नी रखने पर अब उनके बीच में पथांतर के साथ साथ जो पारगमन होने के साथ का और जो दूसरे माध्यम में दूरी है वो अलग हो गई है। तो O से विस्थापित होकर O डैश पर चली जाती है। यहाँ पर देखिए यह जो पारदर्शी फिल्म रखी गई है, इसके कारण से ये माना कि S1 से तरंगा जो सेंट्रल जो फ्रिंज बन रही थी वो O से विस्थापित होकर यहाँ पर प्राप्त होती है। तो अब देखिए T मोटाई की पन्नी के कारण उत्पन्न पथांतर कितना होगा, म्यू टी माइनस टी, यानी कि T इंटू म्यू माइनस 1, क्योंकि माध्यम में T दूरी वायु में म्यू टी दूरी के तुल्य होती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, माध्यम में T दूरी वायु में म्यू टी दूरी के तुल्य होती है। अब पथांतर का मान आ जाएगा एक्स डी अपॉन डी आया था, अब T इंटू म्यू माइनस 1 इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी इक्वल टू एन लेमडा, संपोषी व्यतिकरण की घटना ले ली हमने। तो यहाँ से T इक्वल टू आ जाता है एन लेमडा अपॉन म्यू माइनस 1। इसी प्रकार से यदि अदीप्त फ्रिंज के स्थान पर वो जो विस्थापन अदीप्त फ्रिंज का अगर होता है तो 2n माइनस 1 इंटू लेमडा अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1, यानी कि फ्रिंज का विस्थापन उस तरफ होता है जिस तरफ पारदर्शी पन्नी लगाई जाती है। पन्नी लगाने से फ्रिंज प्रतिरूप के फ्रिंजों की चौड़ाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि फ्रिंज पन्नी यदि दोनों तरंगों के में से किसी एक तरंग के बीच में पारदर्शी पन्नी लगा दी जाती है तो उस पन्नी के कारण से फ्रिंजों की चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। समीकरण नंबर 14 जो है 14, वह है फ्रिंज चौड़ाई, यानी कि जो पारदर्शी पन्नी रखी गई थी उसकी मोटाई को ज्ञात करने का सूत्र है। और यहाँ इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि पारदर्शी पन्नी रखने से फ्रिंजों की चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो केवल क्या होता है कि जो फ्रिंजें हैं वो एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर खिसक जाती है, यानी कि फ्रिंजों का